हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट। मेरा नाम है अभिषेक। तो ये वीडियो चल रही है, कंटिन्यू चल रही है सीरीज़ ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी थ्रू एनसीईआरटी। हम पूरी ज्योग्राफी समझ रहे हैं एनसीईआरटी के थ्रू, एनसीईआरटी की बुक के थ्रू, जो अपने आप में एक बहुत ही इनकम्पासिंग बुक है, जो बहुत ही अच्छे से डील करती है ज्योग्राफी को। और ना और बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है ना। अगर जो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि एनसीईआरटी आसान किताब है, मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि एनसीईआरटी आसान बुक नहीं है। वो बहुत छोटी छोटी लाइन्स में बहुत कुछ कह जाती है। उसको समझने के लिए आपको एक थोरो नॉलेज होने की ज़रूरत है। अगर आपको नॉलेज होगी तो ही आप उसकी लाइन्स को समझ पाएंगे ज्योग्राफी की, जो एनसीईआरटी लिखता है। तो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा गाइस कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। वो फ्री है ज्वाइन करना बिल्कुल, और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे अपडेट्स जितने भी होते हैं चैनल के, जितनी भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, जितने भी करंट अफेयर्स के अपडेट्स आते हैं, वो सारे आपको वहीं मिलते हैं। एमसीक्यूज़ हो गए, कुछ क्वेश्चंस हो गए, जितने भी एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस होते हैं वो भी सब वहीं पे पोस्ट होते हैं। डेली लोअर पीसीएस मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चलती है, वो भी सब आपको वहीं पे मिलती है। तो इसलिए उसको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। और इससे पहले 3 वीडियो आ चुकी हैं ज्योग्राफी की, उनको ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो कंटिन्यूएशन में आप देखते रहेंगे, और ज्योग्राफी पूरी की पूरी ज्योग्राफी आपकी तैयार हो जाएगी। कुछ भी कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपका छूट जाए ज्योग्राफी में से। तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बताऊंगा गाइस कि लेट्स क्रैक इट ने इनिशिएटिव ले रखा है कि जिसमें एडवोकेट जनरल के लिए और अपर पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप आगे जो आने वाला एग्जाम है आपका 27 मार्च को और 3 अप्रैल को, वो आपको बहुत अच्छे से हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी परफॉर्मेंस को एक बार टेस्ट कर लें, तो आप टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो एडवोकेट जनरल के लिए हो, चाहे वो अपर पीसीएस के लिए हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोशंस ऑफ द अर्थ। देखिए, अर्थ जो है वो 2 तरह के मोशंस करती हैं। एक तो वो अपनी एक्सिस पे घूमती है ना, और एक वो सन के चारों तरफ घूमती है। तो दोनों चीज़ों को समझते चल जाएंगे। पूरी फिगर्स वगैरह के साथ इनकॉर्पोरेट की गई है, सारी फिगर्स इसमें एनसीईआरटी से ली गई हैं, और उसको समझते हुए हम पूरा समझेंगे कि ये क्या होता है, किस तरह से होता है। इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, तो आपको किसी भी तरह से दिक्कत नहीं आएगी। तो फर्स्ट कहता है द अर्थ हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मोशन। मैंने आपको बताया कि धरती के 2 तरह के मोशन होते हैं। एक को हम बोलते हैं रोटेशन, और एक को हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन। यानी कि एक तो घूर्णन है, रोटेशन है, और एक परिक्रमण है। परिक्रमा करता है मतलब रिवॉल्यूशन कर रहा है, सन के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है। और घूर्णन का मतलब होता है कि अपनी ही धुरी पे, अपने ही एक्सिस पे गोल गोल घूम रहा है। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। यानी कि जो अर्थ की एक्सिस है, यानी कि अगर ये अर्थ है और अर्थ की ये एक्सिस में मानूँ, तो इस एक्सिस के चारों तरफ इस एक्सिस पे जो वो घूम रहा है, उसको रोटेशन बोलते हैं। इसके वजह से दिन और रात होते हैं। यानी कि अपनी एक्सिस पे घूमने की वजह से अर्थ के रोज़ाना जो दिन और रात होते हैं, वो अपनी एक्सिस पे घूमने की वजह से होते हैं। और जो मौसम में बदलाव आते हैं, सीजन चेंज होते हैं, वो किस वजह से होते हैं? जब सूरज के चारों तरफ धरती परिक्रमा लगाती है, तब हमारे अलग अलग मौसम आते हैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अगर अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूमेगी किसी भी फिक्स्ड पाथ पे या ऑर्बिट पे, उसको हम क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन कहते हैं, यानी कि परिक्रमण कहते हैं। द एक्सिस ऑफ द अर्थ, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है, मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। देखो इसको समझो। देखो ये धरती है, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो आप देख लेना। ठीक है, मैं आपको इस तरह समझा देता हूँ। अगर ये धरती है मान के चलते हैं, और ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये टेढ़ा इसलिए है क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पे थोड़ी सी झुकी हुई है, इसलिए इसको ये टेढ़ा दिखाया गया है ना। तो नॉर्थ पोल यहाँ पे, साउथ पोल यहाँ पे है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। उसके बाद ये मान लेते हैं अर्थ का एक प्लेन है ना, ऑर्बिटल प्लेन है। तो अब अगर हम ये देखें, अगर देखा जाए तरीके से, तो धरती पे लाइन सीधी होनी चाहिए थी, जो ये वाली लाइन है, लेकिन लाइन टेढ़ी है। तो ये कितना टेढ़ा है? ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री टेढ़ी है। यानी कि यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से कितना डिग्री हो गया? 66 डिग्री हो गया। 66.5 डिग्री यहाँ से हो गया, और 23.5 डिग्री यहाँ से हो गया। तो यानी ये कहे कि धरती कितनी झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री इंक्लाइंड है, झुकी हुई है। और ऑर्बिटल प्लेन से कितनी है? तो ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री है। यानी कि पृथ्वी का जो कक्षीय समतल है वहाँ से 66.5 डिग्री है, और जो पृथ्वी के कक्षीय समतल पर लंब कितना है, वो 23.5 डिग्री का है। ठीक है, तो वो 23.5 डिग्री है, और यहाँ पे 66.5 डिग्री है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे सवाल बनते हैं कि कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगर पूछे कि ऑर्बिटल प्लेन से कितना एंगल बनाती है, तो ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नॉन इट्स ऑर्बिटल प्लेन। यानी कि जो प्लेन ये ऑर्बिट बनाता है ना, ऑर्बिट जो बना रहा है, यानी कि जिसके वजह से धरती चारों तरफ घूम रही है सन के, ये जो प्लेन है ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट है ना, ये जो प्लेन है, इसको हम ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं।
उसके बाद कह रहा है द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन, द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन, और अर्थ जो है सन से रिसीव करती है लाइट, ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। सिंपल सी बात है, मान लेते हैं अगर सूरज यहाँ पर है, ये सन है और सन की रेज यहाँ पड़ रही हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो एरिया सूरज के सामने है, यानी कि ये वाला एरिया है ना, इस एक्सिस से ये जितना भी ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया सूरज के सामने है। तो अगर ये वाला एरिया, यहाँ से भी आप और कंसिडर कर सकते हैं, अगर ये वाला एरिया सूरज के सामने है तो इन सब पे तो इस सब पे तो सूरज की रोशनी पड़ रही होगी, और ये बाकी एरिया क्या होगा, यहाँ पे अंधेरा होगा। तो यहाँ पे तो दिन होगा, डे होगा, और यहाँ पे नाइट होगी। इधर इस एरिया में क्या होगा, इस एरिया में नाइट होगी। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे, यानी कि वो सन जो सन के सामने फेस होगा वहाँ पे दिन होगा, वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस नाइट, बाकी दूसरा तरफ जो होगा पृथ्वी पे वो रात होगी। जिस तरह से अगर हम देखें, अगर पृथ्वी गोल है और हम यहाँ पे मानते हैं कि यहाँ पे इंडिया है और इधर यूएसए है, तो जिस टाइम पे इंडिया पे दिन होता है उस टाइम पे यूएसए में रात होती है। तो इसी वजह से होती है क्योंकि यूएसए पृथ्वी के दूसरी तरफ है, और जब इंडिया में दिन हो रहा होता है तो यूएसए में रात हो रही होती है, और जिस टाइम यूएसए में दिन हो रहा होता है उस टाइम पे इंडिया में रात हो रही होती है। तो द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, यानी कि वो सर्कल जो दिन और रात को बांटता है। देखिए इस वाली फिगर से आप समझेंगे, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन को आप इस तरह से समझें, इसको भी इंग्लिश हिंदी में लिख रखा है, आप इसको जरा देखो जरा, कि मान लेते हैं ये सूरज है और सूरज से रोशनी पड़ रही है। अब देखिए ये धरती है, जो धरती अपनी एक्सिस पे झुकी हुई है 23.5 डिग्री, तो आप देख पा रहे होंगे कि धरती थोड़ी सी टेढ़ी है ना, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, धरती थोड़ी सी टेढ़ी है। और ये जो सीधी लाइन जा रही है, ये सीधी लाइन है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, है ना। ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का क्या मतलब हुआ, इसको हिंदी में अगर कहें तो इसको हिंदी में देख लीजिए, है प्रदीप्त व्रत, है ना, प्रदीप्त व्रत, यानी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का क्या मतलब हुआ कि इस सर्कल के इधर वाला जितना भी ये एरिया है, यहाँ पर तो सूरज की रोशनी की वजह से यहाँ पे तो दिन हो रहा होगा, और बाकी ये वाला जो हिस्सा है इन सब जगहों पे क्या हो रही होगी, रात हो रही होगी। तो आप इस तरह से समझिए इसको, अगर आप ये फिगर में देखेंगे तो आप समझ पाएंगे, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, और ऊपर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। तो अफ्रीका और एशिया इधर ही है, इंडिया भी इधर ही है। तो ये फिगर में इस तरह से दिखाया गया है कि अगर यहाँ पे रोशनी हो रही होगी, दिन हो रहा होगा, तो इसका मतलब क्या है कि अगर सूरज निकला हुआ है तो इस एरिया में तो दिन है, ये एरिया में तो डे है, और ये जो अमेरिका वाला एरिया है यहाँ पे क्या हो रही होगी, नाइट हो रही होगी, यहाँ पे रात हो रही होगी। तो यहाँ पे वो यही कह रहा है कि द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, दिस सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस। देखिए ये एक्सिस से कोइंसाइड नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि एक्सिस तो ऐसे है ना, ये एक्सिस है, और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है, ऐसे है, यानी कि यहाँ का कुछ हिस्सा जो है वो रोशनी में आ जाता है, और जबकि ये वाला कुछ हिस्सा अंधेरे में चला जाता है। तो इस क्योंकि धरती झुकी हुई है तो ये इसके वजह से ये कारण है। और जो हम ये पढ़ते हैं कि किसी जगह पे 6 महीने लगातार दिन होता है, 6 महीने लगातार रात होती है, वो भी धरती के अपनी एक्सिस पे जो धरती झुकी हुई है 23.5 डिग्री, उसी की वजह से होता है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दें, अगर धरती यहीं पे ऐसे गोल गोल घूमती रहेगी और सन की चारों तरफ घूमती रहेगी, तो ये वाला हिस्सा आप देख सकते हैं नॉर्थ पोल का हिस्सा है, यानी कि ऊपर जो है यहाँ पे फिनलैंड, नॉर्वे वाले कंट्री हो जाएंगे, और आर्कटिक सर्कल वाला सर्कल हो जाएगा, आर्कटिक पोल आ जाएगा। तो ये वो एरिया होगा जहाँ पे लगातार ये एरिया सूरज के सामने रहेगा। जब लगातार ये एरिया सूरज के सामने रहेगा तो यहाँ पे कभी भी अंधेरा नहीं होगा, 5-6 महीने तक यहाँ पे हमेशा रोशनी ही रहेगी। लेकिन जब ये घूमते घूमते सूरज के दूसरी तरफ आ जाएगा तो ये वाला एरिया सूरज के सामने आ जाएगा, तो यहाँ पे परमानेंट अंधेरा हो जाएगा ऊपर, और नीचे परमानेंट रोशनी हो जाएगी। इस टाइम पे क्या हो रहा होगा, अंटार्कटिका में परमानेंट अंधेरा सा हो रहा होगा, है ना, वहाँ पे सूरज नहीं निकलेगा। तो ये कारण है, धरती के झुके होने के कारण की वजह से ऐसा होता है। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस, यानी कि एक दिन में वो जो अपनी एक्सिस पे जो घूमती है, जो घूर्णन करती है, उसको 24 घंटे लगते हैं। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे, उसको अर्थ डे कहा जाता है, क्योंकि अर्थ जो है 24 घंटे लेती है अपने एक्सिस पे एक चक्कर लगाने के लिए, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ, तो ये अर्थ का डेली मोशन भी है। अगला सवाल बनता है कि अगर धरती रोटेट करना बंद कर दे तो क्या होगा। देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर धरती रोटेट करना बंद कर दे तो जो एरिया, जो धरती का सरफेस सूरज के सामने होगा वो उस पर तो हमेशा रोशनी रहेगी, और जो सरफेस सूरज से विपरीत होगा, जहाँ पे सूरज नहीं होगा, वो हमेशा अंधेरे में हो जाएगी, ठंड हो जाएगी। यानी इससे क्या होगा, दोनों में दिक्कत है कि जो एरिया सूरज के सामने होगा वो तो इतना गर्म हो जाएगा कि वहाँ पर आप रह नहीं पाएंगे, और जो एरिया सूरज के सामने नहीं होगा वहाँ पे इतना ठंडा होगा कि वहाँ पे भी आप रह नहीं पाएंगे। दोनों चीज़ें हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ पे हर समय सूरज होगा वहीं पर आप देख सकते हैं कि पेड़ों का डेवलपमेंट हो सकता है, वाइल्ड लाइफ का, या
जो भी स्पीशीज़ हैं उनका डेवलपमेंट पॉसिबल है, ठंड में अंधेरे में उनका डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, सिंपल सी बात है, जो हमेशा सन के सामने रहेगा वहाँ पे हमेशा दिन रहेगा। ब्रिंगिंग कॉन्टिन्यूस वार्म टू द रीजन, लगातार वहाँ पे गर्मी आती रहेगी। द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस, दूसरा हाफ जो होगा धरती का वो हमेशा अंधेरे में रहेगा और फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम, और हर समय वहाँ पे ठंड रहेगी। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस, इन दोनों ही कंडीशंस में लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो धरती का जो घूमना है अपनी दूरी पे, अपनी एक्सिस पे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि बैलेंस बना रहता है कि दिन में जब पूरी धूप पड़ती है तो वहाँ पे गर्माहट आ जाती है पूरे वातावरण में, और रात में वो गर्माहट जो है थोड़ी थोड़ी ख़त्म हो जाती है, और वापस से जब अगले दिन सुबह होती है वापस से फिर धूप की वजह से वहाँ पे गर्माहट आ जाती है। तो यानी कि ये एक साइकिल है जो चलती रहती है। अगर ये साइकिल ब्रेक हो जाएगी और लगातार किसी एरिया में दिन रहेगा, लगातार किसी एरिया में रात रहेगी, तो वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। एक तो रोटेशन करती है धरती और दूसरा रिवॉल्यूशन करती है। उसको 65.5 दिन लगते हैं, 365 एंड 1/4 डे। 1/4 डे का मतलब हो गया 6 घंटे, हर में 6 घंटे आप जोड़ देंगे तो 4 साल बाद एक दिन जुड़ जाएगा, तो 366 दिन हो जाएंगे, तो लीप ईयर हो जाता है वो। तो 365 डेज और 1/4 डे का मतलब हो गया 6 घंटे और टू रिवॉल्व अराउंड द सन। द एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट ने कहा था कि अर्थ जो है वो राउंड है और रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे। देखिए ये आर्यभट्ट ने कब कह दिया था, बहुत टाइम पहले, यानी यहाँ से 1500-2000 साल पहले ये आर्यभट्ट ने भी कहा था। 6 hours सेव्ड एवरी ईयर आर रेडी टू मेक वन डे 24 hours ओवर अ स्पैन ऑफ 4 years। ये सबको आपको पता भी होगा कि वैसे साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन 365 दिन के साथ साथ 6 घंटे और होते हैं ना, 5 घंटे 56 मिनट ऐसे करके कुछ और टाइम होता है। तो वो जो 6 घंटे होते हैं वो 4 साल तक जुड़ते रहते हैं, और जब 24 घंटे बन जाते हैं तो उसको हम एक दिन ऐड एक्स्ट्रा कर देते हैं फरवरी के महीने में, और 29 फरवरी कर देते हैं, तो उससे लीप ईयर हो जाता है। दिस सरप्लस डेज एडेड टू द मंथ ऑफ फेब्रवरी। एवरी 4th year फेब्रवरी इज ऑफ 29 days इंस्टेड ऑफ 20 days। हर साल वैसे तो 28 दिन का होता है, जैसे 2022 चल रहा है तो 2022 का जो फरवरी है वो भी 28 दिन का ही होगा, लेकिन जो 2024 का अगर आप फरवरी देखेंगे तो 2024 का फरवरी 29 दिन का होगा। सच अ ईयर विथ 366 डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर। अर्थ जो सन की चारों तरफ घूमती है उसकी ऑर्बिट कैसी है, क्या वो सर्कल राउंड ऑर्बिट में घूमती है क्या? उस ऑर्बिट का नाम है इलिप्टिकल ऑर्बिट, वो इलिप्स में घूमती है। इलिप्स देखिए क्या होता है कि अगर ये सन है और सन की चारों तरफ धरती घूम रही है, देखिए अगर ये बिल्कुल ही मैं ऐसा बना दूंगा तो ये सर्कल हो गया है ना, तो धरती जो है ऐसे सर्कल पे नहीं घूमती है। अगर ये सन है तो धरती कुछ ऐसे घूमती है, ठीक है। तो ये और ये मान लेते हैं अर्थ है, ये अर्थ है और अर्थ इस पर घूम रही है इस ऑर्बिट पे। तो ये जो शेप है इसको हम क्या बोलते हैं? एलिप्स बोलते हैं। अगर आपने 11th-12th में मैथ्स पढ़ी है, 10th-11th में मैथ्स पढ़ी है तो वहाँ पे पढ़ाया जाता है ये। थ्रूआउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। पूरी ऑर्बिट में जब धरती घूम रही होती है सन की चारों तरफ, वो इसी पोजीशन में इंक्लाइंड रहती है, 23.5 डिग्री पे वो झुकी रहेगी हमेशा। और उसी की वजह से जो भी मौसम में बदलाव आते हैं हमारे यहाँ, और दिन और रात होते हैं, दिन और रात तो हालांकि रोटेशन की वजह से होते हैं, लेकिन जो मौसम में बदलाव आते हैं वो सन के चारों तरफ घूमने की वजह से आते हैं। देखिए अभी ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं। इस फिगर को समझना अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब समझते हैं इस फिगर को। देखिए ये सन है, बीच में सूरज है, सूरज के चारों तरफ धरती घूम रही है। आप देखेंगे फिगर में, अगर आप देखेंगे तो जो धरती है वो अभी भी एक्सिस पे झुकी हुई है। अगर झुकी हुई है तो आप इसको समझिए कि किस तरह से झुकी हुई है और किस तरह से यहाँ पे काम होगा। हम सबसे पहले बात करते हैं 21 मार्च से स्टार्ट करते हैं। देखिए 21 मार्च को क्या है, 21 मार्च को इक्विनॉक्स है और ये स्प्रिंग का मौसम चल रहा है, यानी कि वसंत ऋतु चल रही है। देखिए हिंदी में भी है नीचे, तो आप इंग्लिश हिंदी दोनों में समझते रहिए। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ आप, जिससे कि आपको पूरा दिख जाए। तो अब देखिए ज़रा इसको, स्प्रिंग का मौसम देखते हैं, यानी कि वसंत ऋतु देखते हैं। तो वसंत ऋतु में स्प्रिंग में 21 मार्च को इक्विनॉक्स होता है, यानी कि इसको विषुवत बोलते हैं। इक्विनॉक्स का मतलब क्या है कि जो सूरज है, सूरज की रोशनी इक्वेटर पर पड़ रही है, तो वहाँ पर पूरी वर्ल्ड में अगर हम देखें तो इक्वल डे और इक्वल नाइट होगा, यानी 12 घंटे का दिन होगा तो 12 घंटे की रात होगी। उस टाइम पे इक्विनॉक्स होता है 21 मार्च को। अब जब ये घूमते घूमते अब क्या हो गया, ये कहाँ पे आ गया? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आ गए। समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, यानी समर सोलिस्टिस 21 जून में आ गए। देखो इस तरह से समझो, मैं आपको ये समझा देता हूँ। यहाँ पे एक छोटी सी फिगर और बना देता हूँ। देखिए ये अगर धरती है, ये बीच में 0 डिग्री इक्वेटर है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। नीचे क्या है? यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है, तो ऊपर कैंसर है। तो देखिए यहाँ पर तो 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और नीचे 23.5 डिग्री साउथ। ये साउथ है, ये साउथ की पोजीशन है और ये नॉर्थ की पोजीशन है। अब इसको समझो जरा, 21 मार्च की जो डेट है, 21 मार्च को जो सूरज होता है वो इक्वेटर पे है,
ठीक है। इक्वेटर पे सूरज है, यानी कि सूरज की जो रोशनी पड़ रही है वो सीधी सीधी इक्वेटर पे पड़ रही है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे विश्व में इक्वल लेंथ का दिन हुआ, इक्वल लेंथ की रात हुई। अब धीरे धीरे सूरज क्या है, ऊपर जाना चले, ऊपर जाएगा, है ना। हालांकि सूरज ऊपर नहीं जाता, मैंने आपको पहले ही बताया था, धरती घूमती है, तो धरती के घूमने के वैसे ही ये सिग्निफिकेंस होता है, ये चेंजेस आते हैं कि सूरज जो है वो ऊपर जा रहा है और 23.5 डिग्री नॉर्थ तक जाएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जाएगा, जिस दिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जाएगा और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होगा, उस दिन का दिन होगा कौन सा, 21 जून का। उसको हम समर सॉलिस्टिस बोलते हैं। और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी होती है। आप समझ सकते हैं कि 21 जून को भारत में कितनी गर्मी होती है। 21-22 जून के आसपास, जून के महीने में भारत में बहुत गर्मी होती है। क्यों इतनी गर्मी होती है भारत में? क्योंकि उस टाइम पे जो सूरज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है। तब जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है तो सूरज की सीधी रेख जो रोशनी है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही होती है, यानी कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है उत्तरी गोलार्ध में, और ठंडा होता है, ठंड का मौसम होता है कहाँ पे, दक्षिणी गोलार्ध में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया वाले उस टाइम पे सर्दी मना रहे होंगे। जून में जिस टाइम हमारे यहाँ गर्मी होती है, जून में ऑस्ट्रेलिया में खूब सर्दी हो रही होगी, ठीक है। तो समर तो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, यानी कि ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में तो समर है, और विंटर है सदर्न हेमिस्फेयर में, यानी कि जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पे सर्दी हो रही होगी, शीत ऋतु चल रही होगी वहाँ पे। अब घूमकर, जैसे हम पहले इक्वेटर पे थे 21 मार्च को, 21 मार्च के बाद हम ऊपर चले गए, 21 मार्च से हम चले गए ऊपर 21 जून को। अब 21 जून से वापस घूमकर जब सूरज वापस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे आने की कोशिश करेगा तो वापस पहले इक्वेटर पर आएगा। जब हम इक्वेटर पे पहुंचेंगे तब हमारी डेट हो जाएगी 23 सितंबर। 23 सितंबर को वापस इक्विनॉक्स होता है, वापस सूरज इक्वेटर पे होता है, विषुवत रेखा पे होता है, तो यानी कि वापस 23 सितंबर को क्या होगा, इक्वल दिन होगा और इक्वल लेंथ की रात होगी, यानी कि 12-12 घंटे दिन और रात होगी, ठीक है। ये वापस से स्प्रिंग मौसम आ जाता है, या ऑटम कह देते हैं कि भाई ऊपर ऑटम हो जाता है, यानी कि हमारे यहाँ जो पतझड़ वाला जो मौसम हो जाता है वो आ जाता है, और दक्षिणी गोलार्ध में स्प्रिंग हो जाएगा, यानी कि उस टाइम पे वहाँ पे बसंत ऋतु आनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद फिर वापस आप जब जाएंगे, अब इक्वेटर से सूरज जाएगा नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे। जब नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे जाएगा, मकर रेखा पे जाएगा, तो अब क्या होगा, यानी कि दिन हो जाएगा 22 दिसंबर का। इसको विंटर सॉलिस्टिस बोलते हैं। तो हमारे यहाँ खूब सर्दी हो रही होगी, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में बहुत ज़्यादा विंटर पड़ रही होगी, विंटर हो रही होगी, सर्दी हो रही होगी, और साउथ में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होगी। यानी कि इस समय ये समझ में आता है कि जिस टाइम पे 25 दिसंबर हम क्रिसमस बहुत ठंड में मनाते हैं इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया वाले उस टाइम पे क्रिसमस बहुत ज़्यादा गर्मी मना रहे हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा गर्मी में क्रिसमस बनता है और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी में क्रिसमस बनता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, तो ये ध्यान रखिए। पहले सूरज हम 21 मार्च से चलना स्टार्ट करेंगे। 21 मार्च कहाँ पे है, इक्वेटर में। इक्वेटर के बाद 21 मार्च के बाद फिर हम जाएंगे 21 जून में, यानी कि सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे चला गया 21 जून में। 21 जून के बाद फिर वापस 23 सितंबर में, यानी कि वापस जो आपका सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से वापस आता है इक्वेटर पे, और फिर इक्वेटर से जाता है नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। तो इस वीडियो को एक बार आप पीछे से रिवाइंड करके जरूर देख लेना, दोबारा 2-3 बार समझ लेना, आपको ये पूरा मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं, कई सारे सवाल निकल के आते हैं इसके अंदर से, जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं पहले भी, तो उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अ ईयर इज़ यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम सीजन, यानी अलग अलग मौसम है। सीजन चेंजेस ड्यू टू चेंजेस पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, यानी कि जो चेंजेस होते हैं सीजन में वो क्यों हो रहे हैं, मौसमों में बदलाव इसलिए आते हैं क्योंकि धरती की जो पोजीशन है सन के रिस्पेक्ट में वो चेंज हो रही है। जब धरती घूम रही है सन के चारों तरफ, तो जब सन के चारों तरफ धरती घूम रही है तो इस वजह से मौसम भी बदल रहे हैं। 21 जून को ये मैंने आपको सब समझा दिया है फिगर के थ्रू, लेकिन बाकी सब चीज़ वही सेम चीज़ यहाँ पे वर्ड्स में लिखी हुई है, तो एक बार इनको पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं क्या कह रहा है। 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है सन की तरफ टिल्ट रहता है। तो आप देखेंगे, अगर आप फिगर में देखेंगे तो ये देखिए 21 जून की अगर हम पोजीशन देखें तो 21 जून को जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, देखिए ये नॉर्दर्न है और ये सदर्न है ना, यहाँ पे साउथ है, ये ऊपर नॉर्थ है। तो ऊपर नॉर्थ वाला जो एरिया है वो सन के तरफ है, यानी कि नॉर्थ पोल जो है, ये ऊपर का नॉर्थ पोल इस सन की तरफ है। तो यानी कि इस वाले एरिया में तो अंधेरा है और इस वाले एरिया में रोशनी है ना। अगर यहाँ पे रोशनी है तो ऊपर जो आर्कटिक सर्कल है या जो नॉर्वे फिनलैंड वाला एरिया होगा वहाँ पे मिडनाइट सन भी होगा, यानी कि रात के 12 बजे भी वहाँ पे सूरज निकला होगा। क्यों? क्योंकि ये एरिया परमानेंट सूरज के सामने रहेगा। तो क्या कह रहा है कि द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एज अ रिजल्ट दीज एरियाज रिसीव मोर हीट। तो यानी कि बहुत ज़्यादा हीट यहाँ पे मिलती है 21 जून को। द एरियाज नियर द पोल्स रिसीव्स लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग। ये तो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि मान लेते हैं ये अगर सन है और ये मान लेते हैं अर्थ है,
तो सन की जो रोशनी होगी, जो सन की धूप है, सन की जो रेज़ हैं, वो इक्वेटर पे तो बिल्कुल सीधी पड़ेंगी, और जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाओगे तो वो स्लैंट होने लगेंगी, है ना, स्लांटिंग जाएंगी, यानी कि टेढ़ी जाएंगी। तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने की वजह से उस रेज़ की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है, यानी कि वहाँ पे धूप कम हो रहेगी। धूप कम रहेगी तभी तो वहाँ पे सब हर समय बर्फ़ जमी रहती है। अगर धूप बहुत तेज़ होगी तो सारी बर्फ़ पिघल जाएगी। तो द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड्स द सन एंड द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कॉन्टिन्यूस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ्स। तो यही हमने सब पढ़ा भी कि 6 महीने तक लगातार वहाँ पे सूरज निकला रहता है। सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, इट इज समर इन द रीजन नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। तो अब 21 जून के आसपास इक्वेटर से ऊपर की अगर हम तरफ देखें तो इक्वेटर से ऊपर का रीजन जो है वहाँ पे लगातार गर्मी का मौसम रहता है। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दीज प्लेसेज अगर ऑन 21 जून। तो 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। क्यों? क्योंकि सन जो है बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है, तो उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी की हीट हमारे पे पड़ती रहती है, और उसके वजह से क्या होता है, दिन सबसे लंबा होता है और रात सबसे छोटी होती है। एट दिस टाइम इन द सदर्न हेमिस्फेयर ऑल दीज कंडीशंस आर रिवर्स्ड, इट इज़ विंटर सीजन देयर। सदर्न हेमिस्फेयर में इसका उल्टा हो जाता है। तो सदर्न हेमिस्फेयर में यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में उसका उलट ऑस्ट्रेलिया में ठंड हो रही होती है, जिस टाइम पे इंडिया में गर्मी हो रही होती है। आप इस तरह से याद रख सकते हैं, आपको बहुत ईजिली याद रहेगा इस तरह से। द नाइट्स आर लॉन्गर दैन द डेज। तो अब साउथ में क्या हो रहा होगा, सदर्न हेमिस्फेयर में क्या हो रहा होगा, वहाँ पे जो रातें होंगी वो लंबी होंगी दिन के मुकाबले। दिस पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सॉलिस्टिस। क्योंकि ये हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं तो इसको हम समर सॉलिस्टिस बोलते हैं, क्योंकि समर सॉलिस्टिस हो रहा है, ऊपर समर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और नीचे विंटर है, तो उसको हम समर सॉलिस्टिस बोल रहे हैं कि ऊपर समर हो रही है। 22 दिसंबर को क्या होता है, जो पोजीशन 21 जून की थी उस पोजीशन को अब आप पलट देंगे तो 22 दिसंबर की पोजीशन बनेगी। अब क्या हो रहा होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से जो रेखा जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, वो डायरेक्ट रे रिसीव कर रहा होगा सन से, और साउथ पोल जो होगा वो अब सन के तरफ टिल्ट हुआ है। तो अब इसके वजह से क्या हो रहा होगा, इसके वजह से ये हो रहा होगा कि जो दक्षिणी गोलार्ध का रीजन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप होगी और ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होगी। यानी कि 25 दिसंबर को, जिस टाइम क्रिसमस हम सर्दी में मनाते हैं, उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया वाले बहुत ज़्यादा गर्मी में क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। एज द सन्स रेज फॉल डायरेक्टली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, अ लार्जर पोर्शन ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट। क्योंकि अब सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे है, यानी कि 23.5 डिग्री साउथ पे है, तो सदर्न हेमिस्फीयर के बहुत सारे हिस्से पे लाइट आ रही होगी। इट इज़ समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, सदर्न समर होगा, लॉन्गर दिन होंगे, लंबे दिन होंगे, रातें छोटी होंगी, और रिवर्स हो रहा होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, विंटर सॉलिस्टिस बोलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ विंटर हो रही होगी और नीचे क्या हो रहा होगा, नीचे गर्मी हो रही होगी। तो सिंपल से आप भारत की तरफ से ध्यान रखो, 21 जून को हमारे यहाँ गर्मी होती है तो साउथ में सर्दी होती है, 22 दिसंबर को हमारे यहाँ सर्दी होती है तो साउथ में गर्मी होती होगी, उल्टा होता होगा। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन दिस समर सीजन। तो क्रिसमस जो है वो समर सीजन में सेलिब्रेट किया जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सन जो है इक्वेटर पे होता है। एट दिस पोजिशन कोई भी पोल जो है वो सन की तरफ टिल्ट नहीं होता, इसलिए पूरी धरती एक्सपीरियंस करती है इक्वल दिन और इक्वल रात। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इक्विनॉक्स बोलते हैं। 23 सितंबर को ऑटम सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और स्प्रिंग सीजन होता है यानी वसंत ऋतु होती है सदर्न में। अपोजिट होता है 21 मार्च को। डेज एंड नाइट्स एंड चेंजेस इन द सीजन बिकॉज ऑफ द रोटेशन रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ रेस्पेक्टिवली। यानी कि जो दिन और रात होते हैं वो तो धरती के रोटेशन की वजह से होते हैं, घूर्णन की वजह से होते हैं, जो अपनी धुरी पे, अपनी एक्सिस पे वो अर्थ रोटेट करती है। और जो चेंजेस आ रहे हैं सीजन में, गर्मी, सर्दी, बरसात, ये जितनी भी चीज़ें आती हैं, ये जो चेंजेस आते हैं ये किसके वजह से आते हैं, ये अर्थ के रिवोल्यूशन की वजह से आते हैं। इसलिए धरती का रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दैट्स ऑल। चैप्टर 4 नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो यानी कि इसमें हमने डिटेल में सीखा कि किस तरह से रोटेशन रिवोल्यूशन हो रहा है। ये फिगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस फिगर को ज़रूर समझते रहिएगा। इस वीडियो को वापस से एक बार आप रिपीट करके देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताइएगा, मैं आपको उसका सोल्यूशन बता दूंगा। और आपको कोई भी चीज़ है तो आप मुझे, अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, आपको मुझसे कोई भी गाइडेंस लेनी है, तो आप मुझे 7665804421 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। कोई भी आपको डाउट होगा, कोई भी डिस्कशन करना है, किसी भी तरह का आपको गाइडेंस लेनी है, तो आप मुझे इस पे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और गाइडेंस ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।